मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं भूगोल विषय और पाठ्यपुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सागरीय धाराएं यानी ओशन करंट की बात करेंगे। ओशन करंट्स पार्ट 1। जिस बच्चों, तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स की बात करेंगे। यस बच्चों, स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं, यस, अगर हम सागरीय धाराओं की बात करें तो बच्चों आप सतह पर देख पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों यस यानी समुद्र के अंदर बच्चों यानी महासागरों के अंदर जो धाराएं चलती हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, कोई पदार्थ प्रवाही कब होता है? चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं। कोई पदार्थ प्रवाही कब होता है? तो बच्चों, कोई पदार्थ प्रवाही होने का मतलब जब तापमान जैसे जैसे बढ़ता है बच्चों, वैसे अगर पानी की बात करें तो पानी का घनत्व तो कम हो जाता है। और बच्चों इसीलिए कम तापमान वाला पानी अधिक तापमान वाले पानी का स्थान ले लेता है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर अगर प्रवाह की बात करें, फ्लो की बात करें, तो यहाँ पर मूवमेंट होने लगता है। राइट, तो चलिए ध्यान रखिए। इसी संदर्भ में आज हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में एक प्रयोग दिया हुआ बच्चों। तो इस प्रयोग को आप करके ढेर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो थोड़ी सी उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे बच्चों, इसके लिए जो सामग्री लगेगी, यस, धातु का एक ट्रे लगेगा, स्पिरिट की बत्ती, पानी पर तैरने वाले रंगीन सितारे इत्यादि लगने वाले हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि जब ये स्क्रीन पर इस तरह से बच्चों एक्टिविटी दी गई है, यस, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स बच्चों, या तो स्कूल में तो बच्चों इस समय नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों अगर घर पे आप करना चाहें तो अपने इस जो गार्जियन है, अभिभावक है, उनकी मदद से आप प्रयास कर सकते हैं। इस बच्चों तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इस धातु का एक ट्रे है, स्पिरिट की बत्ती, पानी और पानी पर तैरने वाले रंगीन सितारे, ये जो सामग्री है, आवश्यक सामग्री उसमें। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि जब पानी को गर्म करेंगे इस बच्चों तो क्या होगा, आप देखेंगे पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा इस बच्चों, तो देखेंगे पानी गर्म होगा यानी उसका तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का घनत्व कम होते जाएगा। और बच्चों आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर जो है जो अगर हम पानी की बात करेंगे बच्चों, पानी में मूवमेंट देखेंगे, पानी में गति देखेंगे। और जब आप धीरे धीरे पानी और गर्म होता जाएगा और गर्म होता जाएगा तो आपको दिखेगा बच्चों कि जो सितारे जो पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे उनमें गति होगी और आगे चल कर के एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इस बच्चों हम सागर की बात कर रहे हैं तो पानी के संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो एक इमेज हम आपको उसका भी दिखा देते हैं। तो चलिए इसके संदर्भ में और क्या परिवर्तन होगा, तो बच्चों इस प्रयोग के द्वारा आप देखेंगे कि सितारों की हलचल किस तरह से होती है और फिर आप समझ पाएंगे कि आखिर में ये जो सितारे हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये सितारों में जो मूवमेंट होता है बच्चों, आप आगे चल करके देखेंगे पानी ज्यों ज्यों गर्म होता जाएगा तो आप देखेंगे कि इनकी जो गति है, जो सितारों की गति है बच्चों, अगर हम आपको बताएं इस तो यहाँ पर आपको पॉइंटर की मदद से हम आपको बताएं कि सितारों में जो गति है बच्चों, ये देखेंगे आप, इसकी जो गति कुछ इस तरह से आप जो देख पा रहे हैं, यानी बच्चों यस उनकी जो गति होगी, एक आप देखेंगे कि एक सर्किल में यानी एक वक्र टाइप का होगा, एक सर्कुलर जो है इस तरह से वो सितारे गोल गोल घूमने लगेंगे। तो बच्चों यस अगर हम बात करें बच्चों इस तरह की जो प्रक्रिया जो आप देखेंगे जिस बच्चों, तो इस तरह की प्रक्रिया अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर कहाँ होगी, तो आप समझ पाएंगे अरे हाँ, ये इस तरह की प्रक्रिया धरातल पर बच्चों महासागरों में होती है। इस बच्चों तो इन प्रक्रियाओं को आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर में ये प्रक्रियाएं किस तरह से महासागरों में होती हैं। तो ये प्रयोग है बच्चों, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इस बच्चों तो अगर इसके संदर्भ की बात करें तो प्रयोग करते समय आपको ध्यान में आया होगा,
आप समझ पाएंगे कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ने लगता है वैसे वैसे पानी पर जो तैरने वाले सितारे भी हैं, ये सितारे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं, यानी अपनी जगह का परिवर्तन करने लगते हैं। और बच्चों तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का घनत्व कम हो जाता है। इसकी चर्चा हमने की। और बच्चों इसके संदर्भ में हमने ये भी देखा अभी ये कि किस तरीके से हमने अभी इसकी चर्चा की कि ये जब पानी का जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पानी का घनत्व कम होता जाता है और सितारे जो है किस तरह से वो गोल गोल घूमने लगते हैं, इसकी चर्चा हमने की। राइट, ध्यान रखिए बच्चों। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि जो कम तापमान वाला पानी अधिक तापमान वाले पानी का स्थान ले लेता है, इसकी हमने चर्चा की। और देखेंगे कि जो सितारों की हम बात करें, ये सितारे जो है वो धीरे धीरे वृत्ताकार अर्थात उनका वे गोल रूप में यस घूमने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। यस पानी के प्रवाह के कारण सितारों में हलचल होती है। यस, तो ये ध्यान रखना है, इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने वाले हैं और हम जरा ध्यान से आप देखिए, आप भी बताने का प्रयास कीजिए बच्चों आखिर में इस तरह से क्या हुआ। बच्चों 1992 में, अगर 1992 की बात करें, 1992 में प्रशांत महासागर में बच्चों एक अजीब सी घटना हुई। राइट बच्चों, हम बात कर रहे हैं 1992 की प्रशांत महासागर में एक घटना हुई। और बच्चों एक जो घटना हुई बहुत अजीब थी, उसमें एक मालवाहक जहाज हांगकांग से अमेरिका की ओर निकला था। राइट, तो स्क्रीन पर हम आपको दिखाएं। यस बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हांगकांग लिखा हुआ है। यस, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम आपको सर्कल बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पे हांगकांग, यहाँ से जो शिप था, एक जहाज था पानी का, वो अमेरिका के लिए निकला। राइट, उसका रूट ये था, ये स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं हम डॉट डॉट ये ब्लैक, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बच्चों जो शिप था, पानी का जहाज था, वो यस 1992 में यहाँ से यानी हांगकांग से अमेरिका के लिए चला। और बच्चों उसमें जो है मालवाहक जहाज था और बच्चों उसमें ढेर सारे खिलौने भरे हुए थे। और बच्चों प्रशांत महासागर से यात्रा करते समय हवाई द्वीपों के पास जहाज के खिलौने से भरा हुआ जो कंटेनर था वो महासागर में गिर गया और टूट गया। बच्चों न केवल जो कंटेनर था जहाज पे रखा हुआ वो समुद्र में गिरा और टूट गया। और ये घटना थी 1992 की। बच्चों ध्यान दीजिए, ये जनवरी 92 की घटना ये थी। यस बच्चों ध्यान रखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसमें कंटेनर में करीब 28,000 रबर से बने हुए खिलौने थे। और बच्चों जब 28,000 रबर से बने हुए खिलौने अगर महासागर के पानी पर गिरेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, वे तैरने लगेंगे। यानी बच्चों जनवरी 1992 में ये जो खिलौने थे ये यहाँ पे तैरने लगे थे। यानी कंटेनर टूटा हांगकांग से अमेरिका की ओर जाने वाले जहाज से और समुद्र में गिर गया, वो कंटेनर टूट गया। और बच्चों उसके बाद की घटना बड़े ही ताज्जुब की बात है। राइट, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तो खिलौने तैर रहे थे 1992 जनवरी में, आगे क्या हुआ बच्चों यहाँ पर देखिए खिलौने दिखाई दे रहे, कुछ इस तरह के रबर के खिलौने थे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जनवरी 1992 की घटना है। अब बच्चों आगे देखिए क्या हुआ, ये बच्चों जरा ध्यान से देखिए उसके बाद क्या हुआ। बच्चों उसके बाद की स्थिति ये हुई, अगर हम बात करें कि जो कंटेनर जो टूटा था बच्चों, जिस बच्चों उसके बाद खिलौने जो है वो शिफ्ट करने लगे, बहने लगे। और बच्चों बहते बहते अगर हम बात कहें कि 10 महीने बाद करीब 10 जनवरी 1992 को बच्चों ये खिलौने अगर हम बात करें पहुंच गए बच्चों अलास्का के तट के पास पहुंच गए। इस बच्चों अगर हम बात करें इस अलास्का तट के पास पहुंच गए, यानी बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अलास्का स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये अलास्का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यानी अमेरिका के इस तट पर बच्चों इस 1992 बच्चों आप समझिए करीब 10 महीने बाद यहाँ पर पहुँच गए बच्चों। और यूँ कहें कि कुछ खिलौने बेरिंग जल डमरू मध्य से अगर हम बात करें बच्चों, यानी वहाँ से अगर हम बेरिंग
की बात करें बच्चों, तो स्क्रीन पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये राइट, यानी कुछ खिलौने यहाँ से होते हुए और बच्चों यहाँ से पार करते हुए आगे बढ़े और 2003 में बच्चों, यस बच्चों 2003 में ये खिलौने अमेरिका के पूर्वी तट पर, यानी देखिए बच्चों ये खिलौने यहाँ से बहते हुए, यहाँ से बहते हुए, यहाँ से बहते हुए 2003 में ये यहाँ पर अमेरिका के पूर्वी तट की बात करें बच्चों, यहाँ तक भी ये खिलौने पहुँच गए। और उसके आगे की बात करें बच्चों तो 2007 तक वे खिलौने आगे बढ़ते 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 2007 तक बच्चों ये यूरोप महाद्वीप के इस पूर्वी तट पर यहाँ पर पहुँच गए। अब देख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप 2007 के यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बच्चों, ये यूरोप महाद्वीप है, यस यूरोप महाद्वीप में ये उसका यूरोप पश्चिमी यूरोप है, तो पश्चिमी यूरोप के तट पर ये पहुँच गए राइट। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये, और उसके बाद बच्चों ये कुछ हवाई द्वीपों से कुछ खिलौने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर भी बहते हुए चले गए। इस बच्चों अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खिलौने बहते हुए, यस बच्चों तो कुछ खिलौने बहते हुए आप देखिए यस इस ओर से बहते हुए और यहाँ से बहते हुए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ओर भी पहुँच गए। अब सोचिए बच्चों कि आखिर में ये खिलौने जो हम बहने की बात कर रहे हैं, ये खिलौने देखिए धीरे 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 जिस घटना हुई थी जनवरी 92 में, और खिलौने किस तरह से बहते हुए कई साल के बाद जो है वहाँ पे, चूँकि ख़राब होने वाले नहीं थे, रबर के थे, इसलिए बच्चों वे खिलौने तैरते हुए वहाँ तक पहुँच गए। तो आखिर बच्चों इनके बताने का उद्देश्य क्या है, इस बच्चों इसमें धाराओं का क्या महत्व है, ओशन करंट का क्या महत्व है, इसको हम देखने वाले बच्चों। ये घटना 10 जनवरी 1992 के दिन हुई थी। इसके बाद जो हमने कहा कि ये घटना हुई 10 महीने बाद 16 नवंबर 1992 को देखा कुछ खिलौने अलास्का के तट के पास पहुंचे, इसकी हमने चर्चा की। इस बच्चों इसके साथ ही ये जो खिलौनों की बात करें बच्चों, ये देखा आपने खिलौने इतनी लंबी दूरी तय करके वहां तक पहुंच गए। तो आखिर सोचिए बच्चों कि आखिर ऐसा क्यों हो पाया राइट। तो चलिए इसके बारे में हम और देखेंगे विस्तार से। तो बच्चों इसे समझने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यस अगर हलचलों की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो हलचलों के आधार पर सागरी जल के दो विभाग किए जाते हैं। यस एक समुद्र की सतह से यस -500 मीटर और बच्चों -500 मीटर से अधिक गहरा। यस बच्चों तो समुद्र की सतह से -500 मीटर यानी यस जो समुद्र की सफेद जो सतह की बात करते हैं बच्चों उससे 500 मीटर नीचे। यस बच्चों तो 500 मीटर की गहराई तक का जो भाग है बच्चों पहला स्तर माना जाता है राइट। ध्यान रखिए बच्चों इसका। आइए इसी संदर्भ में और आगे हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों और अगर उस गहराई की बात करें बच्चों, उस गहराई तक सूर्य की किरणों की ऊष्मा पहुंच सकती है। इस विभाग में सागरी जल का संचार मुख्यतः तापमान एवं लवणता का मतलब सैलिनिटी से है, उसके कारण होता है। और बच्चों इसके साथ ही ग्रहीय पवनों के कारण सागरी जल को सवेग प्राप्त होता है। तो ग्रहीय पवन मतलब बच्चों जो प्लेनेटरी विंड्स हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए जब हम ग्रहीय पवनों की बात करते हैं तो जो जिसे इंग्लिश में प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं, इस बच्चों तो यस इसके कारण सागरी जल को संवेग प्राप्त होता है अर्थात गति प्राप्त होती है राइट। तो ग्रहीय पवनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों सागर की हलचल का, यानी करंट्स की बात करें, ओशनिक करंट की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम क्षैतिज समानांतर धाराओं की बात करें, हॉरिजॉन्टल सरफेस ओशन करंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सतही धाराओं के द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है। तो बच्चों अगर क्षैतिज समांतर जो सतही धाराएं हैं जिसे सरफेस ओशन करंट कहा जाता है, यस बच्चों तो सतही धाराओं के द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। और सागरी सतह से 500 मीटर तक का प्रवाह सतही धाराएं कहलाता है। यस तो सागरी सतह से 500 मीटर तक नीचे की ओर अगर बच्चों जाते हैं तो ये सतही धाराएं जिसे सरफेस ओशन करंट या हॉरिजॉन्टल करंट कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल ओशन करंट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस इन धाराओं की गणना यस स्वेरडफ बच्चों
इन धाराओं की गणना स्वेरड्रप नामक इकाई से होती है। पूछा जा सकता है यस बच्चों, अगर महासागरीय धाराओं की बात करें तो महासागरीय धाराओं की गणना किस में होती है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि इनकी जिसकी जो इकाई है उसे स्वेरड्रप यूनिट कहा जाता है, और एक स्वेरड्रप अर्थात 106 घन मीटर प्रति सेकेंड का दर होता है। तो इसको यूनिट भी आपको ध्यान रखना है कि एक स्वेरड्रप का मतलब क्या होता है। तो एक स्वेरड्रप का मतलब होता है 106 घन मीटर प्रति सेकेंड का जो दर होता है वो एक स्वेरड्रप यूनिट में होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों, अगर हम बात करें सागरीय जल की समांतर हलचल उष्ण एवं शीत प्रवाहों के रूप में होती है, राइट। तो सागरीय जल बच्चों की समांतर हलचल बच्चों उष्ण यानी गर्म जलधारा के रूप में और शीत यानी ठंडी। तो इस तरह से गर्म और शीत यानी गर्म और ठंडी जलधारा के रूप में होती है। बच्चों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर एवं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ये धाराएं बहती है। तो चलिए बच्चों जरा यहाँ पर जो ओशनिक करंट्स हैं उसको जरा आप ध्यान से समझ लीजिए। जरा मानचित्र को जरा ध्यान से देखिए, विश्व के मानचित्र को। और विश्व के मानचित्र में जो महासागर है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं नीले रंग से दिखाए जाते हैं और नीले रंग से दिखाई देंगे। तो बच्चों इस समय आप जरा ध्यान से सबसे पहले इक्वेटर को देखिए। इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा को देखिए। तो मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखिए, जो इक्वेटर है वो डॉट डॉट से दिया हुआ है। ये देखिए जो ब्लैक कलर का डॉट डॉट है यही इक्वेटर है, यही भूमध्य रेखा है। जरा ध्यान से समझिए। अब इसके हम बात करेंगे, ये ऊपर अर्थात उत्तर की ओर, ये नीचे अर्थात दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो ओशन करंट हैं अर्थात जो धाराओं की बात कर रहे हैं, समुद्र की धाराओं की बात करें, तो आप जरा ध्यान से देखिए। पहले तो ये दो प्रकार की आप देख लीजिए। जो लाल रंग से दी गई धाराएं हैं वो गर्म धारा हैं। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है, जो लाल रंग से दी गई हैं वे गर्म धाराएं हैं, और बच्चों जो नीले रंग से दी गई हैं वे ठंडी धाराएं हैं, राइट। तो धाराओं को ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों जो दिशा देख लीजिए, दिशाएं किस, यानी अगर सागरीय धाराओं की बात करें बच्चों तो जरा आप ध्यान से देखिए। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जरा ध्यान से आप देखिए बच्चों। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखिए ये जो आपको सागरीय धाराएं दिखाई दे रही है बच्चों, किस तरह से आप देखिए दिखाई दे रही है, इस तरह से दिखाई देखिए घड़ी की सुई के अनुरूप आपको दिखाई। देखिए घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे ही घूमती है ना, तो इस रूप में आपको दिखाई दे रही है। लेकिन बच्चों जरा दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं हैं देखिए किस तरह से बहती है। ये जैसे ये ब्राज़ील का ही प्रभाव देखिए, इस रूप में घूमती है, यानी घड़ी की सुई के बच्चों ध्यान से देखिए तो आपको विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई दे रही। तो ये जो सागरीय धाराएं हैं सबसे पहले ध्यान रखिए बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। ये इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, और बच्चों ये विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और फिर दक्षिणी ध्रुव से फिर विषुवत रेखा की, यानी विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर, और फिर इसके बाद यस फिर ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव से फिर विषुवत रेखा की ओर। तो बच्चों इस तरह से ये जो है लगातार इनमें जो अगर संचलन की बात करें, हलचल की बात सागरीय धाराओं में लगातार बनी रहती है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है बच्चों, ये आप देखेंगे जो हम प्लेनेटरी विंड्स की बात करते हैं, जो ग्रहीय हवाएं हैं बच्चे, इनका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। बच्चों जरा आप सोचिए, अगर सागर स्थिर होता तो क्या होता, यानी अगर महासागर में मूवमेंट नहीं होता, लहरें नहीं उठती, गति नहीं होती, धाराएं नहीं चलती, तो क्या होता बच्चों? बड़ी अजीब सी स्थिति होती, जो जहाँ का तहाँ ही रहता। बच्चों महासागरीय धाराओं की अगर बात करें उससे ढेर सारे फायदे हैं, उन फायदों की भी आप बात करेंगे हम यस जब अगले पार्ट में पहुँचेंगे, पार्ट 2 में। तो ढेर सारे इसके जो फायदे हैं, थोड़े नुकसान भी हैं, तो इसकी भी हम बात विस्तार से करने वाले हैं, राइट। तो चलिए जो बेसिक है, आप अभी पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 1 में मूल बातें आप ध्यान रखिए। हम धाराओं की बात कर रहे हैं, धाराओं की उत्पत्ति के कारणों की बात कर रहे हैं, धाराएं कितने प्रकार की होती हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, धाराएं कहाँ से कहाँ बह रही हैं ये हम देख रहे हैं। ये इसकी विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की बात करें, और फिर उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा इस ओर की बात करें, या दक्षिण ध्रुव की ओर चले विषुवत रेखा से। और इसमें जो रोल है वो हम बात कर रहे हैं प्लेनेटरी विंड्स का, यानी ग्रही हवाओं का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। जो सागरीय धाराएं 2 प्रकार की हमने बताया, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, ये आपको ध्यान रखना है।
तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम बात करें ये धाराएं ग्रहीय पवनों, ये सब बच्चों बार बार इसका उल्लेख कर रहे हैं, जिसे प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। ये उसके बड़े पैमाने पर कारण काफ़ी दूर दूर तक ढकेल दी जाती है। और बच्चों, अतः महासागरीय जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर एवं पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता रहता है। तो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है महासागरीय धाराओं के चलने का है, वो अपने दिमाग में अच्छी तरह से आप बैठा लीजिए। इसके बाद तमाम प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से आगे दे पाएंगे कि किस धारा का क्या असर होता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है, यस बच्चों, उसकी अगर बात करें, लेब्राडोर की ठंडी धारा है, उसके मिलने से क्या होगा, कौन सा प्रभाव होता है, क्या उत्पन्न होता है, ये ढेर सारे प्रश्न तो आगे आने वाले हैं। तो ज़रा इसको आप अभी चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसी क्रम में और आगे बढ़ते जाते हैं इस बच्चों। तो आगे आइए बच्चों, सबसे पहले जरा ध्यान से आप देखिए कि ये हमने जो थोड़ी चर्चा की, तो आप याद कीजिए कि ये जो मानचित्र दिया हुआ है, इसमें अभी हमने इसका अध्ययन किया हुआ है। तो जरा फिर से आप देखिए और बताने, प्रश्न फिर सामने स्क्रीन पर है, बताने का प्रयास कीजिए कि सागरीय धाराओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। इस बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, हमने इसकी चर्चा की कि सागरीय धाराओं के मुख्य प्रकार। तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि सागरीय धाराओं के मुख्य 2 प्रकार हमने बताए, यस, गर्म धारा और ठंडी धारा, राइट। तो ध्यान रखते जाइए, चलिए समझते जाइए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं किस प्रकार की हैं। यस बच्चों, तो विषुवत रेखा से, चूंकि बच्चों विषुवत रेखा के आसपास जो धाराएं चल रही हैं, तो स्क्रीन पर आप देखेंगे वो सामान्यतः देखेंगे बच्चों आपको गर्म धाराएं दिखाई पड़ेंगी। चूंकि विषुवत रेखा इक्वेटर, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जहां पर 12 महीने टेम्परेचर अधिक होता है, ये भी आप जानते हैं, और इसीलिए वहां से जो चलने वाली धाराएं हैं वो गर्म धाराएं होती है। और यस बच्चों, आप देखिए, चाहे उत्तर की ओर बात करें चाहे दक्षिण की ओर बात करें, विषुवत रेखा से जो धाराएं, जो करंट्स चल रही हैं, ओशन करंट आप देखिए, चाहे जिधर भी देखिए, आपको गर्म धाराएं दिखाई दे रही हैं, यानी जो लाल रंग की धाराएं आपको दिखाई दे रही है वो गर्म धाराएं। तो चलिए ये ध्यान रखिए, आइए आगे देखिए। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली धाराएं कौन से प्रकार की है। बच्चों, ध्रुवों की अगर बात करें, जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखिए लेब्राडोर की धारा का आप देखिए, यस, या आप ढेर सारी धाराएं देखिए। इधर दक्षिणी ध्रुव की धारा की बात करें, दक्षिणी ध्रुव धारा ये जो देख पा रहे हैं, या बच्चों फाकलैंड की धारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, फाकलैंड की धारा देखिए। यस बच्चों, तो ये सब क्या है, ये जो धाराएं हैं आप देखिए जो ध्रुवों से चल रही हैं, कैसी हैं, आपको नीले रंग से दिखाई दे रही हैं। तो नीले रंग की धाराएं मतलब ये सब ठंडी धाराएं हैं। ये बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की ओर जो धाराएं बह रही है बच्चों, वो ठंडी धाराएं होती हैं। सागरीय धाराएं गोलाकार में बहते समय उनकी दिशाओं में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में कौन सा अंतर दिखाई पड़ता है। बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, लेकिन आप फिर से एक बार समझ लीजिए। चलिए, सागरीय धाराएं गोलाकार में जब बहती है बच्चों, तो हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे होती है बच्चों, हमने बताया आपको, ये आपको याद होगा कि उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में, यानी घड़ी की सुई की अनुरूप दिशा में होती है। लेकिन बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत दिशा में ये जो है किस तरह से मुड़ करके घूमती हुई आगे बढ़ती है। ये उत्तरी गोलार्ध में जहाँ घड़ी के अनुरूप, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में ये विपरीत आपको दिखाई दे रही है। ये तो ध्यान रखिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिन क्षेत्रों में दोनों प्रकार के प्रवाह एकत्र आते हैं वहाँ क्या होता होगा। बच्चों, अगर बात करें कि ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर बच्चों, जहाँ पर दोनों प्रवाह का मतलब यहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धारा दोनों से है मतलब है। बच्चों, अगर आपको यहाँ पर बताए कि यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे गल्फ स्ट्रीम की अगर धारा की बात करें या लेब्राडोर की जो धारा आती है इधर से, तो जो गर्म और ठंडी धारा बच्चों यहाँ पर जब आकर के मिलती है तो बहुत बड़े ढंग से यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है बड़े पैमाने पर, और इसके साथ ही बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है, ये ध्यान रखिए। और बच्चों, इसके साथ ही जब अलग अलग धाराएं मिलती है बच्चों, इसके साथ ही आप समझेंगे, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, तमाम प्रकार की वनस्पतियां, शैवाल, इसके अलावा प्लैंकटन वहाँ पर पैदा होते हैं और बड़े पैमाने पर बच्चों मछलियों के क्षेत्र बन जाते हैं। विश्व के जो सबसे बड़े बड़े मछलियों के बैंक हैं, फिश बैंक हैं,
वो ऐसे ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बच्चों इसको हम विस्तार से पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियाँ बड़ी बड़ी का मतलब बड़े बड़े मछलियों के क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र कहाँ पर हैं, क्यों पाए जाते हैं, इसको हम विस्तार से पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा कर देना चाह रहे हैं कि ये के ऐसे स्थानों पर जो है प्लैंकटन अर्थात जिससे बच्चों मछलियाँ जो है मछलियों का खाद्य पदार्थ है और वो बड़ी मात्रा में खाती है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर वो खाने के लिए इकट्ठा होती हैं और इसलिए मछलियों के बड़े क्षेत्र यहाँ पर बन जाते हैं। तो चलिए ये ध्यान रखिए, दो अलग अलग प्रकार की धाराओं का जहाँ संगम होता है वहाँ के तटीय प्रदेशों के पास मानवीय अधिवासों एवं वहाँ के व्यवसायों में क्या संबंध होता है। बच्चों ध्यान रखिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है, इस दो अलग अलग प्रकार की धाराओं के जहाँ का संगम होता है वहाँ के तटीय प्रदेशों के पास मानवीय अधिवासों की बात करें या व्यवसायों में बच्चों, तो यहाँ पर हमने कहा कि जो इस प्रकार की धाराओं का संगम होता है तो इससे वहाँ पर तरह तरह की जो वनस्पतियों की बात करें जो समुद्र में पैदा होती है, जैसे बच्चों काई की बात करें, शैवाल की बात करें, जैसे यस प्लैंकटन जो हम कह रहे थे जो मछलियों का खाद्य है वो, तो बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि एक प्रकार का मत्स्य व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण होता है। तो चलिए बच्चों, जहाँ पर हम बात कर रहे थे घने कोहरे की बात कर रहे थे और यूँ कहें बच्चों कि आगे हम तो इसको विस्तार से देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि यस अगर बच्चों यहाँ व्यवसाय की बात करें तो यस यहाँ मत्स्य व्यवसाय जो है बड़े पैमाने पर हो पाता है। तो चलिए बच्चों ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे अध्ययन करेंगे, राइट। तो हमने देखा बच्चों अब तक यानी पार्ट 1 में हमने बच्चों जिस जो धाराओं की यानी महासागरीय धाराओं के संदर्भ में देखा वे किस तरह से बहती हैं, कुछ सागरीय धाराओं के संदर्भ में देखा, बाकी बच्चों हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अभ्यास कर लेते हैं आपके सामने बच्चों। यस बच्चों, लैब्राडोर धारा किस महासागर में है। बच्चों लैब्राडोर धारा की हमने चर्चा की, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक या हिंद महासागर। आपको याद कीजिए बच्चों, हमने लैब्राडोर धारा को आपको दिखाया था। यस बच्चों आपको याद आ गया होगा कि अटलांटिक महासागर में ही और किस उत्तरी की दक्षिणी, ये भी तो बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर समझ पा रहे होंगे। यस तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों उत्तरी अटलांटिक, चूँकि हमने गल्फ स्ट्रीम की बात करी तो स्वाभाविक है कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ है। यस बच्चों, यस ये उत्तरी गोलार्ध में है तो स्वाभाविक है उत्तरी अटलांटिक में है, तो सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक। चलिए आइए एक और देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर में बहती है। बच्चों हिंद महासागर की बात करें, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पेरू धारा, दक्षिण ध्रुवी धारा या सोमाली धारा। बच्चों ये मुझे लगता है आपने अगर पॉइंट आउट किया होगा तो सोमाली धारा। चलिए हम आपको हिंट देते हैं, सोमाली धारा राइट। ध्यान रखिए सोमाली धारा सही उत्तर है। यस हिंद महासागर में बहती है सोमाली धारा। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सागरीय धाराएं महासागर के जल को विशिष्ट दिशा एवं संवेग देती हैं, तो क्या ये कथन सत्य है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस ये कथन बिल्कुल सत्य है, मिला लीजिए। तो चलिए बच्चों एक और देख लेते हैं, राइट। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए बच्चों, मानवीय दृष्टि से सागरीय धाराओं का अनन्य महत्व है। जिस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। यस तो जो सागरीय दृष्टिकोण से अगर बात मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो सागरीय धाराओं का अनन्य महत्व है। यस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। इस बच्चों तो यहाँ तक आपने देखा। आइए बच्चों लास्ट में एक और देख लेते हैं। यस बच्चों तो अंत में जो तीसरा है, गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा है, तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों। गल्फ स्ट्रीम अगर विश्व की चर्चित धाराओं की बात करें सागरीय धाराओं, तो यस बच्चों आपको याद आ गया होगा कि ये कथन तो सत्य हो ही नहीं सकता। यस क्योंकि गल्फ स्ट्रीम बहुत चर्चित है। यस बच्चों ये कथन असत्य है, तो इसको सत्य करके लिखना पड़ेगा कि गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा नहीं है, तो कैसी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। यस बच्चों तो इस तरह से आप लिखेंगे गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 में हम यहीं तक, अगली बार यानी पार्ट 2 में हम मिलेंगे तो विस्तार से हम देखने वाले हैं महासागरीय धाराओं के बचे हुए हिस्से को। और बच्चों एक रोचक विषय के रूप में सागरीय धाराओं के संदर्भ में जानकर आपको और अच्छा लगेगा। तो चलिए बच्चों आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं पार्ट 1 और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।
बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।